हेलो गाइस, दिस इज जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ्स। कैसे हो सभी? बढ़िया। क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 11th क्लास के जो भी मेजर टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट करा चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो पुराने जाके वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आज कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इससे टॉपिक जो आपको 4 मार्क्स गारंटीड दिला देंगे, उन्हीं की बात मैं आज करने वाला हूं। सो आज एक ऐसा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको उसका वन शॉट दूंगा, पूरा थ्योरी पार्ट इसी में कवर कर लेंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अलग बना लेंगे जिसमें 2020 के हम सब क्वेश्चंस करेंगे। तो वो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। 2020 के जनवरी शिफ्ट में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरा एक शॉट में मैंने जितनी भी थ्योरी है सब कंप्लीट करा दी है। अच्छे से देखिए, एक बार देख लोगे वीडियो को, दूसरी बार इस चैप्टर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटीड। ठीक है, पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके सभी देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी कंसेप्ट है उन सबको एक साथ लेके आज इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपको 4 मार्क्स गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है, जेईई मेन में आता ही आता है हर शिफ्ट में। पसंदीदा टॉपिक है जो भी पेपर सेट करता है उनके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स आएगा और मान के चलिए कि आप इसमें 4 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है, बहुत वास्ट भी नहीं है कि सर इतने सारे कंसेप्ट हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। भाई 3-4 कंसेप्ट हैं, उनसे एक क्वेश्चन फिक्स से आता है। ठीक है, और 3-4 टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से हो जाएगा। एक शॉर्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उन दोनों को रेफर कर लेना, कोई नहीं रोक सकता आपका क्वेश्चन सही होने से, जो भी आगे अटेम्प्ट होने वाले हैं या फिर जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग नाम है इस चैप्टर का। ओके, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक ही क्वेश्चन आएगा। व्यू मत सोचिएगा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे तो मजा आ जाएगा, नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है क्योंकि इतना इजी सा कंसेप्ट है, इजी सा चैप्टर है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं और आराम से आपको 4 मार्क्स दे के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर सबसे पहला लिख रखा है। ठीक है, 2 चीज़ें लिख रखी हैं, एक तो सेट थ्योरी, एक ट्रूथ टेबल। दैट मीन्स आपको सेट थ्योरी का हल्का फुल्का अगर ज्ञान है तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। हल्का फुल्का ज्ञान बोल रहा हूँ, मतलब थोड़े बहुत फॉर्मूले, अगर उसके आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता है, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेस थे वो सब अगर आपको पता है तो आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेट थ्योरी का यूज़ है यहाँ पर हल्का फुल्का। और ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होती है, कैसे कराते हैं, उसको क्या करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो इनकी एक तो बेसिक नीड है आपकी सेट थ्योरी और ट्रूथ टेबल की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अपना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में देखा होगा, पर इंग्लिश में ऐसा उसका कोई एक सिग्निफिकेंस नहीं होती। जो भी आप कहोगे कि आपने कुछ वाक्य कहा या फिर आपने कुछ कहा, वो एज ए स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है। बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको कुछ चीज़ जज करनी पड़ेगी, और वो क्या है देखो। स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, मतलब उसको मैथमेटिकली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ किसी भी स्टेटमेंट को। ठीक है, अगर इफ़ इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, मतलब आप अगर उस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू में या फॉल्स में दे सकते हैं तो वो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होगा। अदरवाइज उसको अपन मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट नहीं कहेंगे इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश में तो होगा वो, बट मैथमेटिक्स में नहीं होगा अगर उसका आंसर ट्रू और फॉल्स, ईदर ट्रू और फॉल्स, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, फिर दोनों ही एक साथ नहीं हो रहे हैं, दोनों ही हो रहे हैं उसमें, मतलब देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, सकता वर्ड समझते हो, सकता, जैसे कि यार कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, कोई ऐसा बोलता है। ठीक है, अब बोलेगा भाई ये तेरे लिए है, मेरे लिए थोड़ी ब्यूटीफुल है, मुझे नहीं अच्छी लग रही। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर एक ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, तो ऐसी चीज़ को आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ओके, तो जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको अपन वैलिड स्टेटमेंट बोलते हैं और जो फॉल्स है उसको इनवैलिड स्टेटमेंट बोलते हैं, पहली चीज़। ठीक है, स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल अल्फाबेट। पता है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं अपन। देखो मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, यू हैव टू चूज कि दिस इज मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट और नॉट। फर्स्ट वन इज राहुल गांधी इज गुड पॉलिटिशियन। भाई किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। यूँ तो है नहीं कि एवरीबडी जो भी आप जिससे भी पूछोगे वो यही बोलेगा कि हाँ राहुल गांधी इज अ गुड पॉलिटिशियन, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट स्टेटमेंट, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर मैं ट्रू या फॉल्स में नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये भी नहीं है। क्यों भाई, किसी को डिफिकल्ट लगती है जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसी का मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, है ना।
तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर, है ना। टुडे इज़ ट्यूसडे, एक आपको मैं भी नोट में वैसे बता दूंगा, जिन भी स्टेटमेंट में टुडे, टुमारो, ठीक है, या फिर प्लीज़ या फिर ऐसे कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, उसको अपन कभी भी स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, बिकॉज इनका आंसर तो अपन ट्रू और फॉल्स में दे ही नहीं सकते ना। टुडे इज़ ट्यूसडे, अब मैंने अगर ये ट्यूसडे के दिन ही पढ़ा है तो मुझे ट्रू लगेगा, बट मैंने अगर ये मंडे या वेडनेसडे के दिन ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो मुझे फॉल्स लगेगा, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। एग्जैक्टली इसका आंसर ट्रू है कि हाँ जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, कोई नहीं बदल सकता। आप भी यही बोलोगे, ठीक है, एमपी का आदमी भी यही बोलेगा, महाराष्ट्र का आदमी भी यही बोलेगा, युगांडा का आदमी भी यही बोलेगा, अमेरिका का आदमी भी यही बोलेगा कि हाँ भाई राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। इतिहास के पन्नों में हर जगह यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, बढ़िया है ना, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर में मैंने बोला आपको कि प्लीज़ टुडे और ये तो सब स्टेटमेंट वैसे ही नहीं होते, ओके। सो देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों के लिए, सॉरी एग्जाम्पल तो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर टुडे, टुमारो और प्लीज़ यूज देन नो स्टेटमेंट, अगर ये किसी स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज हो जाते हैं तो उसको अपन स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्वेश्चन आस्किंग आर नॉट स्टेटमेंट, मतलब आप किसी स्टेटमेंट में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ गिव मी दिस थिंग, ठीक है, या फिर प्लीज़ नहीं भी लिख रहे हो, गिव मी दैट वन, वो भी स्टेटमेंट नहीं है, उसका आंसर को ट्रू और फॉल्स थोड़ी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से, आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए ना, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है अगर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है। वाओ व्हाट अ सिटी, मैं कुछ और बोलने वाला था सिटी की जगह, बट डोंट वरी, व्हाट अ सिटी, है ना, तो ये भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बट दिस इज नॉट ऑल्सो अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आस्किंग, ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर, तो ये सब क्वेश्चन आस्किंग ये सब यार, ये सब इंग्लिश की बातें, ये स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। बस आप इन चीज़ों को ध्यान रखें अच्छे से, मजा आ जाने वाला है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड मतलब मिलना, जुड़ना, उसको अपन कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट का मिक्सचर होगा, है ना, कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको अपन कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट विच फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट, अब जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सब स्टेटमेंट, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सब स्टेटमेंट, ठीक है। अब जितने भी ये जो सब स्टेटमेंट हैं छोटे छोटे, ये मिल के बना रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जब ये मिलेंगे तो ये कनेक्ट होंगे। अब कनेक्ट के लिए आपको दो वर्ड यूज में आते हैं, एक तो और एक एंड, ठीक है। दिस आर कॉल्ड द कनेक्टिव्स। कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको और एंड का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड अ ह्यूमन बींग, राम एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है और साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है ना, और एक अच्छा इंसान भी है, तो एंड लगाया ना मैंने, एंड, तो दिस इज द कनेक्टिव, है ना। और ये आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा राम इज अ गुड ह्यूमन बींग, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिव है। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट, जो सब स्टेटमेंट है, इसको मिलकर मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, बढ़िया, ठीक है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अभी मैं आपको सिर्फ हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ, अपन आगे चलेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रूथ टेबल। मैंने बताया था कि ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ टेबल क्या होती है वो देखो। ट्रूथ टेबल क्या होती है कि इट गिव्स द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। आपका ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यूज प्रोवाइड करता है कौन? ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल से आपको उसकी ट्रूथ वैल्यूज पता चलती है, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ रोज इन ट्रूथ टेबल। अब देखो यार, ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसमें मतलब इज जस्ट अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं, ठीक है। अब कितनी रोज होंगी, कॉलम्स तो डिपेंड करता है आपके कंपाउंड स्टेटमेंट पे कि कितने स्टेटमेंट मिलके आपका कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट की बना रहे हो ना फाइनली, है ना। और नंबर ऑफ रोज डिपेंड करती है कि कितने स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ रोज डिफाइन करते हो। 2n रोज होती है अगर उसमें n स्टेटमेंट होंगे तो। जैसे कि सिंगल स्टेटमेंट है p, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा? 2n विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट मैंने लिया है p, ठीक है। तो देखो एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, तो दीज आर द 2 रोज, है ना। ये तो नाम लिखा मैंने स्टेटमेंट का, दीज आर द 2 रोज, ठीक है। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट आ जाते p एंड q, तो 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपकी ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी, p एंड q। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, तो 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स TF है ना, TTFF TF। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है, आपको इसको इसी तरीके से लिखना है।
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डन, 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर 3 होते हैं स्टेटमेंट तो 8, 2⁻3 8 रोज होती। 8 रोज में क्या आता है, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, फिर सेकंड वाले कॉलम में आता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर थर्ड वाले कॉलम में आता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डन। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2020 में भी पूछे गए थे, 2019 में भी पूछे गए थे इस टॉपिक से, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हो ना, मतलब बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और वो है आपका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि दे विल गिव यू स्टेटमेंट और पूछेंगे कि बताइए भाई साहब इसका नेगेशन क्या है ना। अब नेगेशन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अपन इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, द डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज नेगेशन। डेनियल मतलब यार आप जो कह सकते उसका ऑपोजिट है ना, कि मैं आई वॉन्ट टू डू दिस, तो कोई बोलेगा आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, तो वो नेगेशन हो गया उस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो उसी का ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट इज द नॉट द स्पेसिफिक वर्ड, आप ऑपोजिट नहीं कह सकते हो। ठीक है, मना करना किसी चीज को, दिस इज द नेगेशन। ओके, देखो जैसे कि कोई पी स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन आप इस तरीके से शो करोगे, नेगेशन ऑफ पी, है ना। और इसको रीड कैसे करेंगे, नॉट पी। ओके, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, लेट सपोज ये एक स्टेटमेंट लिया है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, तो इसका नेगेशन क्या होगा, राम इज नॉट ब्रदर ऑफ श्याम। ठीक है, देयर आर सो मेनी मेथड बाय विच वी कैन represent the negation of that statement. First one is your Ram is not brother of Shyam, और इस तरीके से भी कर सकते हो कि it is false that Ram is the brother of Shyam। मैंने यहाँ डैश किया, मतलब वो स्टेटमेंट ही लिखना है ना, यहाँ पे पी लिखना है, मतलब it is false that, ये गलत है कि राम श्याम का ब्रदर है। ठीक है, it is not the case that, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये लाइन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, प्री स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको, कि ये भी लगा सकते हो, it is not the case that Ram is the brother of Shyam। तो अलग अलग तरीके हैं इन सबको लिखने के, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखने के। ओके, चलो अब मैंने आपको कनेक्टिव्स बताए थे और एंड में उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एंड से। ठीक है, एंड क्या है कि दो स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के काम आता है, और अपन इसको इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो बीच में एंड लगाया तो पी एंड क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मैंने सिंबल दिया है, ये वाला टोपी जैसा दिया है, उल्टा वी बना दो या फिर टोपी जैसा दिया है। ठीक है, अब ये जो सिंबल है वो बुलियन एक्सप्रेशन का सिंबल है। किसका है, बुलियन एक्सप्रेशन का। बट इसी सिंबल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेट थ्योरी के इंटरसेक्शन से। सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन अपन ऐसे बनाते हैं, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से तो आपको पता है कि हाँ इंटरसेक्शन ऐसा बनता है सेट थ्योरी का। ठीक है, इसको अपन इंटरसेक्शन कहते हैं, है ना। तो और इस बुलियन एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल आता है इसको अपन बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन एंड इंटरसेक्शन हैव द सेम मीनिंग, इसका मतलब सेम है, आप इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंजक्शन और इंटरसेक्शन, जस्ट रिमेंबर दिस, कंजक्शन आएगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन में और आपका सेट थ्योरी में इसी को बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। बढ़िया बात। ठीक है, अच्छा अब होता क्या, देखो एंड इज ट्रू इफ ऑल सब स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसमें कुछ सब स्टेटमेंट है, अगर सभी सब स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी आपका एंड ट्रू होगा, अदरवाइज आपका एंड फॉल्स होगा। जैसे कि मैंने ट्रूथ टेबल बनाई है एंड की, यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट लिए पी एंड क्यू, और मैंने लिखा है ये पी एंड क्यू या फिर पी कंजक्शन क्यू। एंड बोलेंगे अपन इसको, कंजक्शन तो बड़ा सुनने में बोलने में इतना अजीब सा लग रहा है, एंड कितना स्वीट सा है ना, क्यूटी सा वर्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे ना। ठीक है, पी एंड क्यू। तो ट्रू ट्रू मैंने बोला था कि जब सब ट्रू होते हैं तब ट्रू आता है। ठीक है, इफ ऑल स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू इफ ऑल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर सभी स्टेटमेंट ट्रू होंगे, ठीक है, सभी स्टेटमेंट ट्रू होंगे कंपाउंड स्टेटमेंट के, तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। तो बस इसी में है ट्रू, बाकी इसमें तो एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स आ गया फॉल्स, इसमें 2 फॉल्स आ गए तो फॉल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट आपका एक बेसिक सा मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन, कनेक्टिव्स और एंड में एंड कंप्लीट कर चुके हैं, और अपन नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। बहुत बेसिक पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, यही आगे आपके काम आने वाली है। ठीक है, आइए सेकंड स्लाइड पर। ओके, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अपन ने एक कनेक्टिव्स एंड के बारे में पढ़ लिया है, अपन दूसरे कनेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर और। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सब स्टेटमेंट होते हैं उनको ऐड करने या फिर उनको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज यू हैव 2 स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और उसके पीछे मैंने लगा दिया है और। ठीक है, तो इसको अपन बुलियन एक्सप्रेशन में तो इस सिंबल से यूज करेंगे, वी बनाया मैंने जस्ट एक सिंपल सा वी।
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिसकंजक्शन। क्या बोलते हैं? डिसकंजक्शन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन में इस सिंबल को अपन बोलेंगे डिसकंजक्शन। बट बुलियन एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल है वो सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट होता है यूनियन से। ठीक है, यूनियन आपको पता होगा, किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, उन सभी एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दो, वो यूनियन बन जाता है। इंटरसेक्शन में अपन कॉमन पार्ट लेते हैं। सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और इजी भी हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो ये सेट थ्योरी में अपन इसको यूनियन बोलते हैं और बुलियन एक्सप्रेशन में अपन इसको बोलते हैं डिसकंजक्शन। वो कंजक्शन था जो उल्टा वी बना था और ये वी जैसा है वो डिसकंजक्शन है। जस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा, और की डेफिनेशन, और में क्या होता है? और इज फॉल्स इफ ऑल द सब स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो और फॉल्स होगा जब सभी फॉल्स होंगे। जितने भी सब स्टेटमेंट हैं अगर वो फॉल्स हुए तो आपका जो ये और है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। और ट्रू वाला केस था एंड में, कि जब सभी ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है। यहाँ पे जब सभी फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल समझ में आ रही होगी आपको, पी ए क्यू ए, और ये पी डिसकंजक्शन ये क्यों बनाया? अपन तो बात कर रहे ये डिसकंजक्शन थोड़ी, ये तो कंजक्शन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट मी यूज द अनदर पेन ताकि आपको दिख जाए, है ना। अपन कंजक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये कंजक्शन की ट्रूथ टेबल बनाई है मैंने। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो सकता है आई थिंक। अब इसे क्या बोल रखा है कि और इज फॉल्स इफ ऑल द सब स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब और फॉल्स होगा जब सभी सब स्टेटमेंट क्या होंगे? फॉल्स होंगे। ठीक है, तो ट्रू ट्रू में ट्रू हो जाएगा। इसमें एक ट्रू है, सभी फॉल्स होनी चाहिए, यहाँ पर भी आपका ट्रू ही आएगा। ठीक है, मैं बोल रहा था ना कि हाँ ऊपर गलत है तो नीचे तो गलत लिखा ही होगा, है ना। ठीक है, तो देखो जब सभी फॉल्स है फॉल्स आ रहा है, बाकी कुछ भी में ट्रू आ रहा है। ठीक है, और वाला आपका कब फॉल्स होगा? जब दोनों फॉल्स होंगे। एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा। डन। तो दिस इज योर और। ओके, अच्छा, अब नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। मैंने नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट तो बता दिया, उसका डेनियल या फिर उसका मना करने वाला, इट इज़ फॉल्स दैट, इट इज़ नॉट द केस दैट, या फिर नॉट वर्ड यूज हो, डज नॉट वर्ड यूज हो, ये सब नेगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है आपको, तो थोड़ा सा आप खेलें। किसके साथ खेलें? आप बुलियन एक्सप्रेशन और सेट थ्योरी के साथ खेल सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा किसमें? डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा आपने सेट थ्योरी में। मैं देखो तो रिलेट करना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में जो नेगेशन है, सेट थ्योरी में वही कॉम्प्लीमेंट होता है। मान लो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तरीके से मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट होता है, कंजक्शन इज इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका इधर लिख रहा हूँ कि ये जो कंजक्शन था वो अपना इंटरसेक्शन था, जो डिसकंजक्शन था वो अपना यूनियन था। ठीक है, और ए डैश को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नेगेशन ऑफ ए से, ऐसा आप बता सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है सेट थ्योरी में? ये चीज़ क्या लिखी हुई है? पी यूनियन क्यू का होल डैश, पी यूनियन क्यू का होल डैश डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। दोनों का इंडिविजुअल डैश और अंदर वाला यूनियन का साइन हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, वही तो लिख रखा है, पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, हाँ है ना। तो यही हुआ ना डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ को ही अपन ने बुलियन एक्सप्रेशन में इस तरीके से शो किया। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि यार ये कौन कौन से सिंबल यूज हुए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिंबल यूज होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी। तो आपको कंजक्शन, डिसकंजक्शन, नेगेशन इनके साथ ही डील करना है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो ये है आपका नेगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ विच इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लिखते हैं एंड को, ये रहा इंटरसेक्शन। देखो कंजक्शन को इंटरसेक्शन लिखा था, कंजक्शन को ये और को मैंने इसी तरीके से लिखा था, और को अपन ठीक है यूनियन ये डिसकंजक्शन लिखा और एंड को मैंने कंजक्शन लिखा है। ठीक है, और दोनों पे नेगेशन लगा दिया। क्लियर? तो डी मॉर्गन्स लॉ ही पढ़ रखे हैं, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ही है क्योंकि इसमें और एंड आ गया है ना। और अगर आपका कुछ इस तरीके से नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये आ गया आपका डिसकंजक्शन, तो इधर और हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा और दोनों पे इंडिविजुअल नेगेशन आ जाएंगे। बढ़िया, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है सेट थ्योरी वाला। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को ये बता दूं मैं कि ये जेई में आया हुआ है, 2019 में भी पूछा गया था और एक बार पहले भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन ही है ना, 14 के आसपास भी। ठीक है, करना क्वेश्चन ये, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट है और इसका आपको नेगेशन निकालना है। क्या लिख रखा है? नेगेशन ऑफ एस। ठीक है, दिस इज योर यूनियन, और लिखा है, और मतलब डिसकंजक्शन, नेगेशन ऑफ आर कंजक्शन एस। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, ये किसमें से किसके इक्वल है। ओके, तो देखो अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हो
तो ट्रूथ टेबल बनाते हो तो आपको इसकी भी ट्रूथ टेबल, इसकी भी ट्रूथ टेबल, इसकी भी ट्रूथ टेबल, इसकी भी ट्रूथ टेबल और इसकी भी ट्रूथ टेबल फिर मैच करनी पड़ेगी कि इसकी ट्रूथ टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है वो किसकी ट्रूथ टेबल से मैच कर रहा है फाइनल रिजल्ट से। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक हल्का सा रिव्यू यहाँ पर ये दिया है कि ट्रूथ टेबल तो बनाई है, बट मैं इसके और तरीके भी बताऊंगा इसको करने के। ठीक है, जैसे कि क्या लिख रखा है कि देखो आर और एस दो हैं तो एस और आर लिख दिया मैंने, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। नेगेशन ऑफ एस हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, इसके उल्टे। ठीक है, अब इन दोनों का आपको निकालना है एंड, इन दोनों का निकालना है एंड, और एंड में क्या होता है जब सब ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, तो ये भी फॉल्स आएगा, हाँ है ना। ठीक है, क्या पढ़ा था अपने एंड में। ठीक है, आपको इसका और इसका लेना है, इन दोनों का। ठीक है, एंड, तो ये हो जाएगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, ट्रू फॉल्स में सॉरी ये ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स और फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स ही आता है। ठीक है, अब इसका इस पूरे का यूनियन लेना है नेगेशन ऑफ एस के साथ, मतलब इसके साथ, नेगेशन ऑफ एस के साथ यूनियन लेना है। यूनियन लोगे तो कितना आएगा, यूनियन में अपन या फिर आप इसको डिस्कंजक्शन भी बोल सकते हो। डिस्कंजक्शन में अपन क्या करते थे, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, है ना। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू और ट्रू फॉल्स में भी ट्रू। तो ये तो आया है ये वाला स्टेटमेंट। अब इसका नेगेशन निकालना है अपन को, इसका नेगेशन निकालना है तो ये आ जाएगा इसका नेगेशन। ठीक है, मैंने एक और अलग बना दिया, इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब आपको इन चारों ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस क्वाइट बी टाइम कंज्यूमिंग। तो यार इतनी माता बच्ची कौन करेगा भाई कि हम बैठ के इसको करते जा रहे हैं, सर ऐसे थोड़ी होता है ना। सबकी ट्रूथ टेबल बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, ईजी तो है बट टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। तो हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व करने का, एंड दैट वन इज योर वेन डायग्राम। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्टेटमेंट था, इसमें देखो क्या लिख रखा है, मैंने ये बनाया सबसे पहले नेगेशन ऑफ एस का, इसका बनाया, नेगेशन ऑफ एस का बनाया तो एस को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ही तो है। ठीक है, सेकेंड इज आर का नेगेशन इंटरसेक्शन एस, मतलब आर का कॉम्प्लीमेंट और आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये सब, और फिर उसका एस के साथ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉमन पार्ट यही आएगा, तो इसको दाग कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन आपका ये जो रेड वाला पार्ट है वो आएगा पूरा। ठीक है, और इस पूरे का नेगेशन क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ ब्लैक वाला पार्ट है, तो मैंने ब्लैक वाला पार्ट में लिख दिया नेगेशन ऑफ दिस। ठीक है, और अच्छा ये वाली चीज क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब आर कंजक्शन एस, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया, समझ में आया। तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, ट्रूथ टेबल भी है, वेन डायग्राम भी है, और बाय एल्जेब्रा। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको ये एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट को यूज करके भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर आर 2 और 3 मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो डिपेंडिंग ऑन यू, या फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी है, कौन सा तरीका आप लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। डन बात। चलो आगे बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन। मैंने अभी तक आपको स्टेटमेंट पढ़ा है, स्टेटमेंट में एक चीज़, मतलब स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं विदाउट इम्प्लीकेशन, अभी समझ में आ जाएगा इम्प्लीकेशन क्या है। कि अगर इम्प्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल से कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सेट थ्योरी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर इम्प्लीकेशन नहीं है तो। अगर इम्प्लीकेशन है तो देर इज़ ओनली वन मेथड विच इज़ योर ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की हेल्प से ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। इम्प्लीकेशन नहीं है, अभी सिंबल बता दूंगा मैं इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन का सिंबल नहीं है तो आप उसको सेट थ्योरी में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सत्य सात्वत कथा, बढ़िया। ठीक है, क्या लिख रखा है कि इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का, इफ पी देन क्यू, अगर पी होगा तो ही क्यू होगा, इफ पी देन क्यू, है ना। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं डिनोटेड बाय, और इस इम्प्लीकेशन। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एक एरो से, या फिर 2 एरो भी, मतलब इस तरीके का एरो भी बन सकता है और एक सिंगल एरो भी बन सकता है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कैसे, रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू। इसको मैं बोला कैसे जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू, और यू कैन से द पी इम्प्लीकेशन क्यू, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। इफ पी देन क्यू, अगर इंग्लिश के स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज हो जाता है तो अपन इसको इम्प्लीकेशन मान के चलते हैं। बढ़िया बात, ओके। ठीक है, जैसे कि लिख रखा है इन पी इम्प्लाइज क्यू में ये जो पी होगा वो हाइपोथेसिस होगा, मतलब मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, और क्यू में मान रहा हूँ कंक्लूजन।
मतलब मैंने एज अ अजम्पशन लिया है तो ये कंक्लूजन निकलेगा। इफ पी देन क्यू, मैंने खाना खाया है तो मेरा पेट भर जाएगा। तो पी क्या है इसमें कि हाँ मैंने खाना खाया, मैंने एज्यूम किया ऐसा, और कंक्लूजन क्या निकला कि मेरा पेट भर गया, है ना। समझ में आ रहे हो। अगर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। अजम्पशन मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है। कंक्लूजन मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके सो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो इम्प्लीकेशन में क्या आ जाएगा कि इफ राम, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ कि इफ राम प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम देन ही विल गेट, बोलो ही गेट गुड स्कोर, है ना। ही विल गेट गुड स्कोर, कि अगर राम बहुत अच्छी पढ़ाई करता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर पाएगा, ठीक है। तो देखो ये P है, ये Q है, और ये P इम्प्लाइज Q है। क्या लिखा है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये तो पता ही है आपको। अच्छा अब देखो कि अगर राम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका गुड स्कोर, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियस बात है ट्रू ही आएगा। हाँ सही बात है ना, उसने अच्छी पढ़ाई की तो उसका स्कोर अच्छा हुआ, सही बात है। अगर मैं बोलूँ कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उसका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, गलत बात है, क्योंकि यहाँ तो लिख रखा है अजम्पशन ये और कंक्लूजन ये है कि अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसका स्कोर अच्छा जाएगा। उसने अच्छी पढ़ाई तो की है बट उसका स्कोर अच्छा नहीं गया, फॉल्स हो गया ना, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू मतलब राम ने अच्छी पढ़ाई नहीं की, और ट्रू कि उसका स्कोर अच्छा चला गया। तो इसमें बेटा आप ऐसे सोच सकते हो कि यार उसने पढ़ाई तो अच्छी नहीं की बट स्टिल उसका पेपर अच्छा चला गया। तो देयर इज मैनी अदर रीजंस, और भी बहुत सारे दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिसके थ्रू उसका रिजल्ट अच्छा गया हो। लाइक पेपर इजी आ गया, उसकी किस्मत चल गई, उसने चीटिंग कर ली, है ना। मार्किंग बहुत इजी हो गई, एग्जामिनर अच्छे मूड में था, उसने मतलब जो भी इन्विजिलेटर था, इन्विजिलेटर तो क्या कहोगे, जो भी करेक्शन करने वाला था कॉपी, उसका बहुत अच्छा मूड था, उसने धड़ाधड़ नंबर दे दिए राम को, ठीक। तो ये वाला जो केस है इसका ट्रू ही आएगा कि हाँ भाई उसने पढ़ाई अच्छी नहीं की बट दूसरे रीजंस के कारण उसका स्कोर अच्छा चला गया। एंड द लास्ट वन इज फॉल्स फॉल्स मतलब उसने पढ़ाई भी अच्छी नहीं की और इसको स्कोर भी अच्छा नहीं मिला। ऑब्वियस बात है अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करेगा तो उसका स्कोर कहाँ से अच्छा आ जाएगा, है ना। तो ये भी ट्रू है। अब आप ऐसे बोलो दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट मत कर देना, किसी ने यहाँ तो पढ़ाई अच्छी नहीं की फिर भी स्कोर अच्छा चला गया, क्योंकि मैनी अदर रीजंस थे, और उसका पढ़ाई नहीं की उसने फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं गया। हाँ तो ये भी ट्रू है ना, सही है। आप कॉन्ट्राडिक्ट मत कर देना, हमेशा के लिए नहीं है। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा दूसरे रीजन काम करेंगे, क्या पता कभी कोई दूसरे रीजन काम नहीं करें तो उसका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही फॉल्स आता है जिसमें लास्ट में फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू आएंगे, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। बस इस तरीके से आपको इसे इंप्लीकेशन की टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप ये दूसरे केसेस में यूज़ करेंगे, क्लियर, ठीक है। ये दूसरे केसेस में यूज़ करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले टॉपिक में अपन क्या देखते हैं कि अपन ने एक तो अभी इंप्लीकेशन की बात कर ली, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज योर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये क्या बला होती है वो देखो, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में नाम में बाई आ रहा है, मतलब दो चीज़ें होंगी, है ना, मतलब दो कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे। क्या लिख रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आती है, इफ एंड ओनली इफ। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब पी एंड क्यू के बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। और इसको अपन डिनोट करते हैं पी, फिर ये मैंने कुछ दोनों तरफ एरो होते हैं ना, दोनों तरफ एरो होते हैं और क्यू, ठीक है। पी दोनों तरफ एरो और ये क्यू, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू एंड आता है बीच में क्यू इंप्लाइज पी, ये दोनों मिला के क्या हो जाता है आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है। डन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिख रखा है कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल। कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होगा, जब उसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, है ना, याद रखें। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके ट्रूथ टेबल की, कि बाई कंडीशनल जो भी आपके स्टेटमेंट होते हैं उसकी ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। यार ये तो अपन मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया कि पी बाई कंडीशनल क्यू, और यू कैन से द पी इफ एंड ओनली एफ क्यू, मतलब पी कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ क्यू पॉसिबल होगा, है ना। तो पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल सॉरी पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, इसकी डेफिनेशन होती है ना। इसको अपन डिस्क्राइब करके ऐसा लिखते हैं जब अपन इसको बिगर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे पी एंड क्यू से बनाना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये भी बना देता हूँ और ये भी बना देता हूँ, ठीक है। तो ट्रू 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 ये अपन ने यहाँ पे देखी थी यहाँ पर ये कंडीशन इंप्लाइज की टेबल, ठीक है। तो फॉल्स कब आता है, जब बाद में फॉल्स हो, बस बाकी सब में ट्रू ही आएगा, है ना। ट्रू फॉल्स में ही फॉल्स आता है, ठीक है। अब क्यू इंप्लाइज क्यू पी करोगे तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। यूँ चलना है ना, इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन को क्यू इंप्लाइज पी निकालना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब आपको निकालना है पी बाई कंडीशनल क्यू, मतलब दिस एंड दिस, एंड में जब दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स आता है, ठीक है।
ठीक है, अपन एंड कर रहे हैं ना, एंड में नहीं, एंड में जब एंड इज ट्रू इफ ऑल द ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स ही आएगा। तो ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू ट्रू में ट्रू, बाकी दोनों में फॉल्स। तो ये बाई कंडीशनल की टेबल बन गई। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन को बाई कंडीशनल की टेबल बनानी थी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको मैं वैसे बाद में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू क्या होता है। ठीक है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या नहीं आया, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि ये वाली चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, लास्ट में मैं इसको लूँगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत बार आप ट्रूथ टेबल, ठीक है, या फिर वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो आप इस अलजेब्रा की हेल्प से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फटाफट लिखे हैं, मैं इनको सिर्फ रीड आउट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन इस पर नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि आप सेट थ्योरी में ये सब फॉर्मूलेस पढ़ चुके हो। पहला है आपका इडम्पोर्टेंट लो। ठीक है, मतलब पी एंड पी कितना हो, सॉरी पी और पी, ये और का है ना, या फिर बोल सकते हो कि पी डिसकंजक्शन पी रहता है ना। और जब आप इसका कंडक्शन निकालेंगे या फिर इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, और यू कैन से द यूनियन पी इंटरसेक्शन पी। मैं तो सेट थ्योरी के साथ बात करूंगा क्योंकि सेट थ्योरी में बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये कंजक्शन, डिसकंजक्शन, नेगेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में वैसे भी उनका ज़्यादा दिमाग घुमा हुआ रहता है। तो बेटर है कि आप सेट थ्योरी में ही खेलेंगे सेट थ्योरी के साथ, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ आपको पता है यार, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन, सॉरी पी यूनियन क्यू, इंटरसेक्शन कहाँ से आ रहा है ना, पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन पी, वन ऑफ द सेम थिंग ही होता है। इंटरसेक्शन लगाएंगे तो भी आप आगे पीछे रखो, सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लोग 3 के साथ करेंगे, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो पी पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लिया, फिर उसके रिजल्ट का आर के साथ यूनियन किया, यहाँ पर इन दोनों का यूनियन निकाला, उसका पी के साथ किया। ऑलराइट, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन के साथ करूंगा तो भी ये एसोसिएटिव होता है। आगे और भी लॉज की बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें और भी मैंने कुछ स्टेटमेंट के अलजेब्रा दी हुई हैं, कुछ लॉज के बारे में बात की, वो भी सब आपको याद करने रहेंगे। चलिए आइए, ओके, आगे के लॉज की बात करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि यार देखो, ये लॉज सब आपके मिक्स होंगे सेट थ्योरी के साथ। अगर आपको सेट थ्योरी के सभी लॉज याद है तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आपका पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, मैं सेट थ्योरी की फॉर्म में बता रहा हूँ, तो एक बार पी यूनियन क्यू, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा पी यूनियन आर, डन। वैसे ही पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, डन। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अगर आप फॉल्स के साथ यूनियन लेंगे तो पी आएगा, बट इंटरसेक्शन लेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्रू के साथ भी यूनियन लेंगे तो ट्रू ही, बट इंटरसेक्शन लेंगे तो पी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ क्या आ जाएगा, पी, क्योंकि ट्रू ही तो है। ठीक है, जैसे रिमेंबर दिस। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या हो जाएगा, पी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन लूंगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल आता था। ट्रू को मैं यूनिवर्सल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट को मैं ट्रू की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। और नल सेट को मैं इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट करूंगा। ओके, तो पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी आपका कितना आ जाएगा, या इंटरसेक्शन ले लो या कंजक्शन ले लो, विच इज योर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्यूशन लो, किसी का नेगेशन का मैं अगेन नेगेशन निकालूंगा, या कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है, तो पी आ गया यहाँ पर। स्टेटमेंट सेट इज जस्ट लाइक स्टेटमेंट, सेट थ्योरी से रिलेट करके चलो, अगर आपका इंप्लीकेशन नहीं आता है तो। ठीक है, वैसे देखो, ट्रू का नेगेशन फॉल्स आएगा और फॉल्स का नेगेशन ट्रू आएगा, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, ये अपन दोनों अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, है ना, ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वही है यार, देखो यार, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों के इंडिविजुअल का इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन का इंटरसेक्शन, यूनियन का आ जाएगा दोनों का इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जस्ट नेगेशन इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट। एब्जॉर्प्शन लो, बहुत अच्छे से याद रखना इनको, है ना। एब्जॉर्प्शन लो में क्या होता है कि पी यूनियन पी इस पी, है ना, और इंटरसेक्शन क्यू, देखो बाहर यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन है तो पी आएगा। ठीक है, मतलब दोनों के साइन सेम चेंजेस है। वैसे ये ऐसे कुछ होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। पी यूनियन बोल रहा हूँ मैं इसको 2 मिनट के लिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये आएगा, यस और नो। ठीक है, अच्छी चीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पे ये आएगा ना, अच्छा। और पी पी कितना होगा, ठीक है, पी यूनियन पी आपका पी हो जाएगा, अगेन यही आ गया वापिस। ठीक है, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू, देखो ये वाली चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई ना।
तो ये दोनों चीज़ से ऑफिस पी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जस्ट ये याद रखें, आप इसको इसी तरीके से याद रखेंगे, है ना। और वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल ही जाएगा। वैसे आप वेन डायग्राम से करेंगे तो पी यूनियन क्यू का इंटरसेक्शन पी के साथ लेंगे। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, देखो बेटा यार हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वेन डायग्राम भी बता रहा हूँ। यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, पी यूनियन क्यू करोगे, जब आप पी यूनियन क्यू करोगे तो ये पूरा आएगा, है ना। ये आ गया पी यूनियन क्यू। अब इसका पी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, सिर्फ पी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाली चीज़ ही आएगी ना, ठीक है। मैं इसको सॉलिड कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो क्या है आगे पी के इक्वल, वेन डायग्राम से भी देख लिया अपन ने, पी के इक्वल आ रहा है, ओके। नेक्स्ट इज योर कंडीशनल लो। कंडीशनल लो क्या है कि अगर P इंप्लाइज Q है तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये कहाँ से आया बेटा, है ना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज जस्ट डिराइव्ड बाय द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से ही डिराइव्ड हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप इसकी ट्रूथ टेबल निकालोगे और इसकी ट्रूथ टेबल, इंप्लाइज की ट्रूथ टेबल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की सेम आएगी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इस कंडीशनल लॉ को अपन अब डिराइव करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपके सामने इक्विवेलेंट, हटाएं इसको थोड़ा सा, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या चीज़ है वो देखें कि भाई इम्प्लीकेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, बाई कंडीशनल किसके इक्विवेलेंट होता है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है। मैंने आपके सामने एक ट्रूथ टेबल का फॉर्मेट दे रखा है, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इंप्लाइज में क्या होता है कि जब ट्रू फॉल्स में फॉल्स आता है और बाकी सब में ट्रू आता है, बताइए अपन को ये चीज़ तो, है ना। अच्छा P का नेगेशन कितना हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका नेगेशन ये हो गया। Q को अपन एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अपन को क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आता है ना। तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। अब देखो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम सेम आ रही है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, सेम आ रही है दोनों, दोनों के सेम आने का मतलब भाई P इंप्लाइज Q को हम नेगेशन ऑफ P डिसकंजक्शन Q और यू कैन से द P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। वैसे ही हम बाई कंडीशनल भी निकालते हैं। बाई कंडीशनल का मैंने आपको ये डेफिनेशन तो बताया था कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अब P इंप्लाइज Q को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऊपर से, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, और Q इंप्लाइज Q को और Q इंप्लाइज P को नेगेशन ऑफ Q यूनियन P, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस। सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे होगा, सर क्वेश्चन भी करवाएंगे, आगे क्वेश्चन भी लेंगे, डोंट वरी। आए हो तो पढ़ा के भेजूंगा या फिर आया हूँ तो पढ़ा के जाऊँगा, हा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अब नेगेशन की बात करते हैं। देखो मैं नेगेशन निकाल रहा हूँ, किस किस के नेगेशन निकालेंगे, इम्प्लीकेशन का निकालेंगे और फिर बाई कंडीशनल का निकालेंगे। सबसे पहले इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन। P इंप्लाइज Q को मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, मैंने ऊपर पर बता दिया था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, P इंप्लाइज Q को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख रखा है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, तो नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। अब इसका नेगेशन लेंगे तो दिस, ठीक है। नेगेशन जब होल का नेगेशन लेते हो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अंदर का साइन चेंज हो गया, आपका डिसकंजक्शन का कंजक्शन हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इसका आ जाएगा ये Q, देन ठीक है। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाएगा और ये आपका नेगेशन आ गया इसका। ये तो मैं बोल रहा हूँ याद ना करें, याद ना करें, डिराइव करें, मजा आएगा, मजा आ जाएगा डिराइव करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज बाई कंडीशनल, ठीक है। ये P बाई कंडीशनल Q का क्या है, ये नेगेशन। तो इस चीज़ को अपन ने ऐसा लिखा था यहाँ पर, फिर इस चीज़ को अपन ने ऐसा लिखा था, उसके बाहर है ही। तो जब अब इसका इस पर और फिर साइन चेंज हो गया और फिर इसके साथ भी नेगेशन, इसका नेगेशन कितना हो जाएगा, P अंदर का साइन चेंज हो गया Q यूनियन, इसका हो जाएगा Q अंदर का साइन चेंज हो गया और नेगेशन ऑफ P। जस्ट रिमेंबर दिस, रिमेंबर क्यों करना है, हम तो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सब बता दिया, कंडीशनल, इनकंडीशनल, सॉरी बाई कंडीशनल, है ना, इम्प्लीकेशंस बता दिया, उनकी ट्रूथ टेबल डिस्कस कर ली, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड द टॉपिक इज योर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है कि अगर आपका P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, है ना। मतलब इफ P देन Q बोलते हैं इसको, तो इसमें होता है इफ नॉट Q देन नॉट P। अगर P होता है तो Q होगा, Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा, इफ नॉट Q देन नॉट P। तो इसको अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो सबसे किसी का भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है तो उसका आप ये वाली चीज़ निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा, एक और दो वर्ड बहुत बेसिकली यूज होते हैं, इनको ज़्यादा
भावुक होने की जरूरत नहीं है, इस पर बस नाम ही ऐसे हैं, बाकी बहुत ईजी चीज़ है। क्या है वो? टोटोलॉजी एंड फॉलेसी। ठीक है, टोटोलॉजी क्या होता है कि स्टेटमेंट विच ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज, मतलब जितने भी ट्रूथ वैल्यूज हैं उनके लिए अगर हमेशा ट्रू आए हो तो ऐसे स्टेटमेंट को अपन टोटोलॉजी बोल देते हैं। और फॉलेसी क्या होता है? स्टेटमेंट विच ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज, जितने भी ट्रूथ वैल्यूज हैं उन सभी के लिए अगर फॉल्स आता है तो उसको अपन बोल देते हैं फॉलेसी। तो टोटोलॉजी एंड फॉलेसी, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने आपके सामने, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट P implies Q implies negation of P implies Q implies Q is। यार सबसे बेटर चीज़ ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, जस्ट सी यार, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं तो मैं सबसे पहले रखूंगा P, फिर मैं रखूंगा Q, है ना? आई थिंक दिख तो रहा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, थोड़ा और बड़ा करते हैं और ये फॉल्स है। अब आगे तो यार ये बहुत छोटा हो गया है, कुछ ना बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका Q, इसमें आपको लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पेन चेंज करते हैं। ठीक है, अब आपको लिखना है P implies Q। P implies Q में क्या आएगा? ठीक है, इसमें ट्रू आता है, बस इसमें आता है फॉल्स, बाकी में आता है ट्रू। इम्प्लाइज का ध्यान रखें। ठीक है, फिर है नेगेशन ऑफ P implies Q, तो मैं सबसे पहले नेगेशन ऑफ P निकाल लूँ, वो आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P implies Q निकालना है। नेगेशन ऑफ P implies Q मतलब दिस implies दिस, न्यू जाना है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आता है, ट्रू ट्रू भी ट्रू आएगा और ट्रू फॉल्स ही फॉल्स आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मान लेते हैं अपन, यहाँ पर जगह है यहाँ पर, हाँ मैं मान रहा हूँ L। L है आपका नेगेशन ऑफ P implies Q implies Q। ठीक है, तो मैं यहाँ पर L निकाल रहा हूँ। L क्या होगा? नेगेशन ऑफ P implies Q मतलब इसका इससे, इसका इससे हो जाएगा। तो ट्रू 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 ऐसे मूव करना है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स आता है, ट्रू ट्रू में ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स में ट्रू आता है। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं M। M क्या है आपका? जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है कि P implies Q का implies नेगेशन ऑफ P implies Q इस पूरे के साथ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे M निकालता हूँ, मतलब ये वाली चीज़ तो अपनी L है। ठीक है, तो अपन निकालना चाह रहे हैं, पेन चेंज कर लिया जाए वापिस, है ना? अपन निकालना चाह रहे हैं ये P implies Q टू L, P implies Q, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, सभी ट्रू आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? अ टोटोलॉजी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ट्रूथ टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप खटाखट क्वेश्चन कर लोगे। ट्रूथ टेबल याद नहीं है तो बैठ के आप भजे तलिएगा, है ना? कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं अपन ने। मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सब फील आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन अपन अभी नहीं करते हैं तो ही बेटर है। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाता हूँ, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि नेगेशन कैसे कैलकुलेट करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप वीडियो देखना ना भूलें, कौन सा प्रीवियस ईयर का जो आपको आगे मिलने वाला है, आपको आगे आने वाला है वो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वही लूँगा मैं जो प्रीवियस ईयर की 2020 के और 2019 के क्वेश्चन ले लेंगे अपन। 2020 के हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लूँगा। और 2019 के जो थोड़े से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उनकी बात कर लेंगे। वैसे इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स आएगा, सब एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, अपन ने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया है? अपन ने कंप्लीट कर लिया है पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग, तो जो कि 4 मार्क्स आपको फाड़ के दिलाएगा, आराम से दिलाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत आराम से आपके 4 मार्क्स ग्रैप हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, आगे वाले वीडियोस और देखते रहिए। क्रैश कोर्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बीच बीच में कुछ और वीडियोस भी डालता रहता हूँ। सभी को देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आगे के। और आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है उस पर आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको और क्या क्या चाहिए, कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं वो सभी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे बना के डालूंगा, है ना? मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा, है ना? इस पूरे नोट्स की अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो आपको PDF से इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बेटा। ठीक है, बस चैनल पे आने की देरी है। चैनल पे आओ, फ़ायदे बहुत सारे, जो आप पूछोगे आपको सब मिलेगा। डाउट्स भी कवर होंगे आपके जो टॉपिक्स वीक हैं मैं उस पर भी आपकी वीडियोस डाल सकता हूँ। समझना है तो पर्सनली समझा सकता हूँ आपको टेलीग्राम पर, बहुत सारी चीज़ें।
ठीक है। सो चलिए खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट PYQs 2020 2019 के मैथमेटिकल के रीजनिंग के देखना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है। ओके चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।